वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो एक बार मैसेज कर दें सब लोग। कल क्लास नहीं हो पाई थी आपकी और आज भी क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी जो है लेट हो चुकी है और इसको जो है अपन कंटिन्यू कर रहे हैं अब। तो आप सभी लोग एक बार शेयर कर दो सेशन को। यस प्रीति प्रदीप, गुड इवनिंग आपके लिए, गुड आफ्टरनून संजना, वेरी गुड। 1 बजे का टाइम मैंने आपको दिया था। हाँ, कल थोड़ा सा लेट हो गए थे हम लोग और आज हम राजपूत काल में चौहान वंश पढ़ेंगे। और राजपूत युग में जो राजपूत शासक हुए थे उनमें चौहान वंश का एक अपना प्रमुख स्थान माना जाता है। इनकी बहुत सारी शाखाएं हुई थी, लेकिन जो विख्यात शाखा थी, सबसे विख्यात जो शाखा थी वो शाकंभरी के चौहानों की शाखा थी। तो आज हम चौहान वंश की जानकारी, चौहान वंश के प्रमुख शासक, चौहान वंश का जो राजनीतिक या सांस्कृतिक इतिहास है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आज आपको क्लियर करनी है, ठीक है ना? यस, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून संजना, प्रीति। एक बार बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबके लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चौहान वंश आज की क्लास का टाइटल रहेगा और आज हम इस पूरे वंश को पढ़ने का प्रयास करेंगे। चौहान वंश को आज के आज पढ़ लेंगे। राजपूत शासकों में चौहान एक प्रमुख वंश था। इनकी कई सारी शाखाएं थी। परंतु शाकंभरी के चौहान शाकंभरी के चौहानों की शाखा सबसे विख्यात थी। कौन से चौहानों की शाखा सबसे विख्यात हुआ करती थी? हाँ, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सोनल, नमस्कार नीलम, नमस्कार संजना, क्लियर है ना? वेरी गुड। तो शाकंभरी के चौहानों की जो शाखा थी वो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। इसके बाद हम बात करते हैं चौहान वंश की जो जानकारी के स्रोत हैं उन स्रोतों को लेकर के। चौहान वंश की जानकारी के स्रोत, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए, विशेषकर जो बच्चे हमारे ऐसे हैं, संगीता जी नमस्कार, जो राजस्थान से किन्हीं परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी ये हाँ स्टूडेंट हैं हमारी सोनल, ये आई हुई है क्लास में। तो आप जैसे विद्यार्थी भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपके काम आने वाला टॉपिक है। तो आई होप कि आप लोग क्लास रेगुलर करेंगे। चौहान वंश की जानकारी के स्रोत दोनों तरीके से डिवाइड कर लेंगे हम लोग। पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिलेंगे। सेकेंडरी कौन से मिलेंगे? साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अगर हम बात करें सबसे पहले तो विग्रहराज द्वितीय का हमें हर्षनाथ मंदिर से एक अभिलेख मिला है। पहला स्रोत माना जाएगा इसमें। विग्रहराज सेकंड का हर्षनाथ मंदिर से एक अभिलेख प्राप्त होता है हमें। विग्रहराज सेकंड का हर्षनाथ मंदिर से हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसका नाम बिजोलिया शिलालेख माना गया है। क्या माना गया है? बिजोलिया शिलालेख माना गया है। ये जो बिजोलिया शिलालेख है ये चौहानियों की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के तहत काम आता है। ये 983 ईस्वी का शिलालेख माना गया है। कब का माना गया है? 983 ईस्वी का। तो कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। और ये कहां से प्राप्त होता है? विग्रहराज द्वितीय का शिलालेख है, हर्षनाथ मंदिर से
प्राप्त होता है। इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। क्या कहा गया है कि चौहान जो हैं वो वत्स गोत्र के ब्राह्मण हुआ करते थे। ऐसे ही हमें एक शिलालेख और मिलता है जो विग्रहराज चतुर्थ का रहेगा। किसका रहेगा? विग्रहराज चतुर्थ का रहेगा। सेकेंडरी जो सोर्स है, फर्स्ट तो ये हो गया, एक विग्रहराज चतुर्थ का मिलेगा। विग्रहराज चतुर्थ का जो शिलालेख है वो शिवालिक स्तंभ लेख माना जाता है। इसका कौन सा है? शिवालिक स्तंभ लेख। और ये जो है वो 1163 ईस्वी का माना गया है। कब का है? 1163 ईस्वी का एक शिलालेख मिलता है। तो ये दो पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। एक्चुअली पुरातात्विक स्रोतों का रोल वहां ज्यादा होता है जहां पर क्या है, साहित्यिक स्रोत काम नहीं करते। लेकिन जब इतिहास में बात करेंगे तो ऐतिहासिक स्रोतों में साहित्य जहां मौन हो जाता है, पुरातत्व तो वहां से बोलना स्टार्ट करता है। जब किसी चीज के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हो और वहां के बारे में कोई साहित्य आपके पास उपलब्ध नहीं है, देन आप पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। अब चूंकि इस ग्रंथ में मतलब इस काल में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, इस काल में बहुत सारा इतिहास लिखा गया था, बहुत सारी जीवनी थी, बहुत सारे महाकाव्यों की रचना हुई, बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई, बहुत सारी जीवनियां लिखी गई, तो उनमें ही इन इतिहासकारों ने इन वंश के इतिहासों का पूर्ण समावेश कर दिया है। तो पुरातात्विक अभिलेख या जो भी साक्ष्य हैं उन पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने केवल पुरातात्विक स्रोतों में आपसे दो चीजों पे डिस्कस किया है। सेकेंडरी मैं बात करूं अगर इनके साहित्यिक स्रोतों को लेकर के, तो साहित्यिक स्रोत जो हैं इनके वो क्या क्या हो जाएंगे, इस पे हम लोग बात करते हैं। साहित्यिक स्रोतों में जयानक भट्ट नाम का एक राइटर था, उसने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। तो यहाँ पे हम एक एक करके लिखेंगे। जयानक भट्ट, इसकी ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो अलग है, जो कि चंद्रबरदाई की थी, वो अलग है, ठीक है। इसी तरीके से जयचंद्र का हम्मीर महाकाव्य है। इसी तरीके से चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। एक व्यक्ति था हमारे पास, नमस्कार नीलम एंड संगीता, आप सबके लिए गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। एक व्यक्ति था हमारे पास इसमें, नरपति नाल, ठीक है। नरपति नाल ने जो ग्रंथ लिखा था इसका नाम था नरपति नाल। इसने जो ग्रंथ लिखा था नरपति नाल ने, वो लिखा था विशल देव रासो। विशल देव इस विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है, विशल देव विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है, और इसने विशल देव रासो लिखा था। इसने क्या लिखा था? विशल देव रासो। इसके अलावा दोस्तों यहां पर कुछ विदेशी व्यक्ति भी थे, जिनमें अलबरूनी का विवरण है, उत्वी का विवरण है, फरिश्ता के विवरण हैं, हसन निजामी के विवरण हैं, ये सब भी इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी कि उत्वी, फरिश्ता, हसन निजामी, उत्वी हो गया, फरिश्ता हो गया, हसन निजामी हो गया आपका, और एक हो गया आपका अलबरूनी। इन सब के जो विवरण हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, अलबरूनी के विवरण। ये इस वंश के इतिहास को जानने के स्रोतों में आपको याद रखने के, इन सब जगहों से आपको क्या मिल जाता है, इन चौहानों की जानकारी के सोर्स आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आगे की कहानी को लेकर के। एक ग्रंथ था राजशेखर के द्वारा लिखित प्रबंध कोश। कौन सा ग्रंथ था? राजशेखर ने एक ग्रंथ लिखा था प्रबंध कोश। प्रबंध कोश को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? ये राजशेखर ने लिखा है, ठीक है। राजशेखर ने लिखा था प्रबंध कोश, और प्रबंध कोश के अनुसार जो वासुदेव चौहान था,
के अनुसार वासुदेव चौहान ने क्या किया था 551 ईस्वी में 551 ईस्वी में एक जगह पड़ती है सपाल दक्ष। ये जो आपने सांभर झील का नाम सुना होगा, जयपुर के पास पड़ती है, सांभर वाला जो एरिया है उसको सपाल दक्ष कहते हैं। सांभर झील के आसपास का जो क्षेत्र था उस पर इसने वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। सांभर के क्षेत्र में क्या हुआ था, चौहान राज्य की स्थापना की थी। इस व्यक्ति के द्वारा चौहान राज्य की स्थापना की गई थी। यहां पर यह कहा जाता है कि चारों ओर, मतलब अनुमान ये लगाया जाता है, अनुमानतः इस झील के चारों ओर रहने के कारण इनको चहमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि चौहानों को हम लोग चौहान की जगह चहमान भी कहते हैं। सपालदक्ष का मतलब सांबर था और यहीं पर शाकंभरी एक देवी भी पूजी जाती है। तो शाकंभरी के आधार पे हम अगर बात करते हैं तो शाकंभरी के चौहान इनको कहते हैं। शाकंभरी के चौहानों की ये शाखा हुआ करती थी। तो ये वाली कहानी हुआ करती थी। यस, बोले नीलम, क्या कहना चाहती हैं? हेलो, आपने कॉल कनेक्ट किया नीलम? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसको। तो इनको क्या कहा गया, चहमान कहा गया। अब चहमान क्यों कहा गया, क्योंकि इस झील के चारों ओर रहने के कारण। सपालदक्ष के जो चौहान थे, उन चौहानों का आदि पुरुष या चौहानों का संस्थापक या चौहानों का जो मूल पुरुष है वो यही व्यक्ति माना जाता है, वासुदेव चौहान। इसी को हम लोग क्या मानते हैं, चौहानों का आदि पुरुष या फिर चौहानों का संस्थापक या मूल पुरुष, इन्हीं को माना जाता है। इसी को क्या माना गया है, चौहानों का मूल पुरुष माना गया, चौहानों का संस्थापक माना गया, चौहानों का आदि पुरुष जो है इसको माना गया था। यस, इसके बाद हम बात करें, चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो अहिछत्रपुर नागौर थी। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या हुआ करती थी, अहिछत्रपुर नागौर हुआ करती थी। और चौहान जो है वो शाकंभरी नामक देवी के उपासक थे, इस कारण से इनको शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है। शाकंभरी देवी के उपासक होने के कारण इनको शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब हमने इसकी स्थापना देख ली कि किस तरीके से इसकी स्थापना होती है। तो कुछ चीजें याद रखनी है। प्रबंध कोश एक राजशेखर का ग्रंथ है। इस राजशेखर के ग्रंथ प्रबंध कोश के अनुसार हमें वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में सपालदक्ष यानी कि सांबर के आसपास, जो जयपुर के पास खारे पानी की एक झील है सांबर, उसके आसपास के क्षेत्र में इस
चौहान वंश की स्थापना करता है। इसी को चौहान वंश का आदि पुरुष, चौहानों का संस्थापक या चौहानों का मूल पुरुष कहा जाता है। अनुमानतः इस झील के चारों ओर रहने के कारण ही इन लोगों को क्या कहा गया था? चहमान कहा गया था। क्या कहा गया था? इनको चहमान कहा गया था। ठीक है, यस, एक सेकंड वेट कर। यस, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो शाकंभरी के चौहान कहने लग गए, चहमान इनको कहने लग गए, सपालदक्ष के चौहान हो गए ये, वासुदेव इनका संस्थापक हो गया था। ठीक है ना नीलम, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते। कॉल कनेक्ट हो गया तो आप पूछ सकते थे, मुझसे बातें कर सकते थे। अगर आपको कोई चीज में कोई डाउट है तो आप यहाँ पे राइज हैंड वाली फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन में टेक्नोलॉजीज के यही फायदे होते हैं। अब ये जो वासुदेव चौहान था, इसके आगे बहुत सारे राजा हुए। ठीक है, उन राजाओं में क्या क्या कहानी थी उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, वासुदेव चौहान के बाद वासुदेव चौहान के बाद उसका उत्तराधिकारी सामंतराज हुआ था। वासुदेव के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ बच्चों? सामंतराज हुआ। ठीक है, इसके बाद यहां से हम काउंट करेंगे, सामंतराज के बाद ये नाम याद रखने। आजकल नेट ऐसा क्वेश्चंस पूछ रहा है यूजीसी। अभी आपको याद होगा, अभी जो पेपर हुआ कल परसों, शायद सुंग वंश की वंशावली पूछी थी उसमें। ठीक है ना, सुंग वंश की या कोई ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, उस वंश की वंशावली पूछी थी, क्रमशः शासकों के नाम क्या है। तो यहां से प्रश्न बनता है, तो इसको याद रखना है। तो सामंतराज के बाद क्रमशः जो शासक हुए उनके बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से शासक हुए थे? देखिए, सामंतराज के बाद हुआ था यहां पर जयराज। जयराज के बाद हमारे पास हुआ था विग्रहराज प्रथम। विग्रहराज प्रथम के बाद यहां पर हुआ था चंद्रराज। और चंद्रराज के बाद में जो शासक हुआ था उसका नाम था गोपेंद्र राज। गोपेंद्र राज के बाद जो एक शासक हुआ वो था दुर्लभ राज। क्या नाम था उसका? दुर्लभ राज प्रथम। दुर्लभ राज प्रथम ये शासक हुए सामंतराज के बाद लगातार डायरेक्टली। अब ये जो दुर्लभ राज प्रथम था, ये जो व्यक्ति है, ये क्या था? ये वत्सराज। वत्सराज एक शासक था, आपको मैंने कल पढ़ाया था। ये प्रतिहारों का शासक था वत्सराज। वत्सराज जो प्रतिहार शासक था का सामंत था। अच्छा, वत्सराज प्रतिहार वंश का शासक जो वत्सराज है उसका सामंत कौन था? दुर्लभ राज प्रथम था। ठीक है, और इस दुर्लभ राज प्रथम का पुत्र हुआ था बाद में गुबक। इसका पुत्र कौन हुआ था? गुबक। ठीक है, और गुबक को गुबक प्रथम कहते हैं हम लोग, गुबक प्रथम हुआ था। अब ये जो गुबक प्रथम था, ये प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। यानी कि बाप तो किसका है? वत्सराज का सामंत रहा है प्रतिहार शासक का,
और दुर्लभराज का जो बेटा है गुबक प्रथम, वो गुबक प्रथम प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। ठीक है, क्या था ये? प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। इस गुबक प्रथम ने सीकर जिले में हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। यहां तक की बातें क्लियर हैं आप सबके दिमाग में? वत्सराज के बाद उसका उत्तराधिकारी सामंतराज हुआ था। सामंतराज के बाद कुछ शासक हुए क्रम से, जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज, गोपेंद्र राज और फिर दुर्लभराज प्रथम। दुर्लभराज प्रथम वत्सराज प्रतिहार शासक का सामंत था। इस दुर्लभराज का पुत्र गुबक प्रथम था, जो कि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। और इसी गुबक प्रथम ने सीकर जिले में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई आपके दिमाग में? अब गुबक प्रथम के बाद भी कुछ शासक हुए, बहुत लंबी वंशावली है चौहानों की। इस वंशावली को कहां तक लेके जाएंगे? पृथ्वीराज चौहान के साथ में तराइन का द्वितीय युद्ध करा के दिल्ली सल्तनत की स्थापना करवाने तक इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यस, वेरी गुड। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सबके लिए गुड आफ्टरनून, नमस्कार। क्या हालचाल है आप सबके? ठीक है, तो ये इसने सीकर में क्या करवाया था? हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। अब क्या हुआ? गुबक प्रथम के बाद, गुबक प्रथम के बाद जो शासक आएंगे इस वंश में वो थे चंद्रराज द्वितीय। गुबक प्रथम के बाद कौन आएगा इसमें? चंद्रराज द्वितीय आएगा, फिर गुबक द्वितीय आएगा। कौन कौन आएंगे? चंद्रराज द्वितीय आएगा, फिर गुबक द्वितीय आएगा और फिर आएगा चंदनराज। तो गुबक प्रथम के बाद चंद्रराज द्वितीय, गुबक द्वितीय और इसके बाद में चंदनराज शासक हुए थे। कौन शासक हुए? चंदनराज जो है वो इस वंश के शासक हुआ करते थे। ठीक है, यस। इसके बाद बात करेंगे, चंदनराज ने क्या किया था? दिल्ली का एक शासक था रुद्रेन, या जिसे रुद्रपाल कहते हैं, उसको परास्त करके अपनी ख्याति बनाई थी। इस चंदनराज ने दिल्ली के शासक रुद्रेन, या फिर रुद्रेन का नाम आपको रुद्रपाल भी दिखाई देता है, रुद्रेन या रुद्रपाल को परास्त करके अपनी ख्याति बनाई हुई थी। चंदनराज की पत्नी का नाम था उद्राणी। इस चंदनराज की बात करेंगे हम लोग यहां पर। ठीक है, चंदनराज की पत्नी जो थी इसका नाम था उद्राणी। ये जो महिला थी उद्राणी, ये एक रोग से पीड़ित थी, एक काल सर्प रोग से पीड़ित थी। तो इस महिला ने क्या किया था? ये काल सर्प रोग से पीड़ित थी। काल सर्प रोग के बारे में आप जानते होंगे। काल सर्प रोग का इलाज कराने के लिए इसने रुद्राणी को आत्म प्रभा के नाम से भी कई ग्रंथों में उल्लेखित किया गया है। इसका नाम रुद्राणी, इसको आत्म प्रभा भी कहते थे। यह काल सर्प रोग से पीड़ित थी। इस महिला ने पुष्कर, अजमेर में जगह पड़ती है ना, पुष्कर में, जो कि अजमेर में पड़ता है पुष्कर,
सहस्त्र शिवलिंगों की स्थापना करवाई थी? सहस्त्र शिवलिंगों की स्थापना करवाई थी। क्या कराई थी? सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। और सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना के बाद प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर में अपने इष्ट देव महादेव के सामने ये जलाती थी। और प्रतिदिन पुष्कर में अपने इष्ट देव महादेव के सामने एक 1000 दीपक जलाती थी। 1000 दीपक जलाती थी। यहां तक की बात समझ में आ गई आपके? कंटिन्यू कोई दिक्कत है क्या? बताओ मुझे कमेंट्स करके एक बार फटाफट से सभी लोग। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? यस एंड नो कमेंट करिए फटाफट। ठीक है, तो ये क्या करती थी? 1000 दीपक अपने इष्ट देव महादेव के सामने जलाया करती थी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर हो गई सब बातें? यस, ओके ओके। रोशनी, संजिता, संजना, प्रीति, वेरी गुड। अब बात करेंगे दोस्तों, यहां से आगे जो शासक आएगा इस वंश का, वो आएगा वाकपति राज। कौन आएगा? वाकपति राज। अगला जो शासक रहेगा वो रहेगा वाकपति राज। क्या कहानी थी भैया इस वाकपति राज की, वो सुननी है हमें। ठीक है, यस। एक सेकंड रुकिए, कॉल आ रहा है, कोई इमरजेंसी। चलिए, तो वाकपति राज के बारे में बात। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अगर हम बात करें, जो ग्रंथ था पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय के अनुसार इस वाकपति राज ने क्या किया कि ये एक महान योद्धा था जिसने 188 युद्ध जीते थे। कितने युद्ध जीते थे? यानी कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार यह एक महान योद्धा था जिसने 188 युद्ध जीते थे। बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। इसके अलावा इसका एक कॉन्सेप्ट दिखाई देता है आपको, जो मैंने आपको बताया था अभी, हर्षनाथ शिलालेख। हर्षनाथ जो शिलालेख है, इस हर्षनाथ शिलालेख में इस वाकपति राज को महाराज की उपाधि दी गई है। महाराज की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? हर्षनाथ शिलालेख में वाकपति राज को महाराज की उपाधि दी गई है।
संभवतः अब महाराज की उपाधि से अगर हम अंदाजा लगाएं तो ये पहला शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। संभवतः चौहानों का पहला शासक जिसने यह उपाधि धारण की। पहला शासक था जिसने यह उपाधि धारण की थी। इसके समय जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। इसके समय में क्या हुआ था? राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। इसके समय राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। विजौलिया शिलालेख में इसे विंध्य शक्ति कहकर के बुलाया है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वाकपति राज। तो चौहानों की पहली व्यक्तित्व दिखाई देगी आपको, चौहानों का पहला शासक जिसने महाराज की उपाधि धारण की, और विजौलिया शिलालेख में इसको विंध्य शक्ति कहकर के पुकारा गया है। अब वाकपति राज के बाद जो शासक हुए उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो शासक कौन कौन से थे? वाकपति राज के बाद विंध्यराज, और विंध्यराज के बाद सिंहराज, यानी वाकपति राज के बाद दो शासक हुए। इसके बाद विंध्यराज एवं सिंहराज शासक हुए। अगले शासक कौन थे? एक तो वाकपति राज था और एक कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा सिंहराज। तो ये दो शासक वाकपति राज के बाद दिखाई देते हैं। सिंहराज के बाद विग्रहराज द्वितीय आएगा, फिर दुर्लभराज द्वितीय आएगा, फिर गोविंद तृतीय आएगा, फिर विग्रहराज तृतीय आएगा, फिर वाकपति राज द्वितीय आएगा। ये सब शासक आएंगे। तो इनकी क्रोनोलॉजी इतनी जटिल है कि इनको याद करना बहुत टफ पड़ेगा आपके लिए, तो लेकिन आपको याद तो ये करने पड़ेंगे। सिंहराज शासक हुए। सिंहराज के बाद की स्थिति क्या थी? सिंहराज के बाद में आपको दिखाई देगा विग्रहराज द्वितीय। इसके बाद में आपको दिखाई देगा दुर्लभराज द्वितीय। ठीक है, और दुर्लभराज द्वितीय के बाद में गोविंद तृतीय। उसके बाद में आपको दिखाई देगा विग्रहराज तृतीय। उसके बाद आपको वाकपति राज द्वितीय। कौन सा शासक दिखाई देगा? वाकपति राज द्वितीय। ये शासक हुए। ठीक है, अब इन शासकों में से वाकपति राज द्वितीय शासक हुए। इन शासकों में से जैसे हम बात करेंगे आगे बढ़ने की, तो इन शासकों में से क्या था कि हमारे पास एक पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ है। उस पृथ्वीराज नामक ग्रंथ में, यानी कि एक ग्रंथ है हमारे पास पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के अनुसार इस जो शासक है गोविंद तृतीय को वैरी धरक और शत्रु संहारक कहा गया है। इसके अनुसार किसको? गोविंदराज तृतीय को। इसकी बात कर रहे हैं।
गोविंदराज तृतीय को वैरी, इसका नाम दिया गया वैरी धरट, धा आएगा, एवं शत्रु संहारक। क्या कहा गया है इसको? वैरी धरट एवं शत्रु संहारक कहा गया है। फरिश्ता जो एक राइटर था, फरिश्ता के अनुसार इस गोविंदराज तृतीय ने, इसने क्या किया था? फरिश्ता के अनुसार इसका संबंध किससे रहा था? गजनी के शासकों को इसने मारवाड़ में नहीं आने दिया था। फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के शासकों को मारवाड़ आने से रोक दिया था। फरिश्ता के अनुसार अगर बात करें तो इसने मारवाड़ में अपने बहुत ज्यादा आगे इसको नहीं बढ़ने दिया था। किसको? गजनी के शासकों को। इसके बाद हम बात करेंगे अगले शासक की। तो अगला हमारा जो शासक हो जाएगा वो बच्चों इसमें हो जाएगा क्या? अजयराज। अजयराज के बारे में बात करें तो अजयराज का जो शासन रहेगा वो 1113 से लेकर के और 1133 तक माना गया है। अजयराज 1113 से 1133 तक ये शासन करेगा। अजयराज की कहानी क्या हुआ करती थी? अजयराज पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था ये अजयराज। इसके शासनकाल में चौहानों का साम्राज्य निर्माण विस्तृत हुआ। इसको चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल कहा जा सकता है, अजयराज के काल को। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र है और इसके शासनकाल को चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल कहा जाता है। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो इसी अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजयमेरु यानी कि वर्तमान का जो अजमेर है नामक एक नगर बसाया था और उसको अपनी राजधानी बनाया हुआ था। यानी कि ये किसका पुत्र था? पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। इसका काल चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल कहा जाता है। ये जो बात आई है वो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? चौहानों का मतलब साम्राज्य निर्माण का काल अजयराज का काल माना गया है। इसने 1113 ईस्वी में 1113 में अजयमेरु वर्तमान अजमेर नामक नगर की स्थापना की। एवं उसको राजधानी बनाया। तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई आपके सबके माइंड में। यहां पर इसने क्या किया? 1113 में जो वर्तमान में अजमेर है ना, जहां पर ख्वाजा साहब की दरगाह है, उस अजमेर की बात कर रहे हैं। इस अजयराज ने क्या किया था? श्री अजयदेव और अजय प्रिय यानी कि इसके चांदी के सिक्के चलाए थे इसने। उन चांदी के सिक्कों पर द्रम्स नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। इसकी उपाधि मिलती है अजयदेव और अजय प्रिय। यानी कि इसने जो सिक्के चलाए उस सिक्कों का नाम क्या था? ऐसे करेंगे अपन कि इसने चांदी के द्रम नाम के सिक्के चलाए और इन द्रम नाम के सिक्कों पर अजय प्रिय
एवं अजय देव, इसकी उपाधियां अंकित हैं। इन सिक्कों पर अजय देव और अजय प्रिय नाम इसके अंकित हैं। इसने अगला जो अभियान किया था अपना, अजय मेरू नगर की स्थापना कर दी और चांदी के द्रम नाम के सिक्के चलाए थे जिन पर इसकी उपाधि अजय प्रिय और अजय देव दिखाई देती है। उज्जैन पर आक्रमण किया था इस व्यक्ति ने और मालवा के उस समय पर मालवा जो उज्जैन मालवा के अंतर्गत पड़ेगा, वहां पर परमार वंश का एक शासक था। परमार वंश का शासक था नरसिंह वर्मन। उस नरसिंह वर्मन यानी नरवर्मन था, नरसिंह वर्मन नहीं था, नरवर्मन था। नरवर्मन को परास्त किया था और उसका एक सेनापति था सुल्हाड़ा नाम का। उस सुल्हाड़ा नाम के सेनापति को बंदी बना करके ले आया था। तो इसने क्या किया, यानी कि मालवा यानी कि उज्जैन के शासक नरवर्मन को परास्त किया एवं उसके सेनापति सुल्हाड़ा को बंदी बना लिया। उसको बंदी बना करके ये अपने यहां ले आया था। अजयराज ने अपने जीते जी 1130 ईस्वी के आसपास अपने पुत्र, जिसका नाम अर्णोराज रहेगा, उसको अपने राज्य का भार सौंप दिया और पुष्कर के पास ये स्वयं तपस्या करने चला गया था। अपने जीते जी की घटना है। अजयराज ने अपने पुत्र अर्णोराज को 1130 के आसपास राज्य सौंप करके पुष्कर के निकट तपस्या करने निकल गया। यानी कि इन राजाओं के साथ में यही प्रॉब्लम थी, जब इनका मोह भंग हो जाता था परिवार से, समाज से, तो ये निकल जाते थे और डायरेक्टली चले जाते थे। तो इसने क्या किया, अजयराज ने अपने पुत्र अर्णोराज को शासक बना दिया। अर्णोराज का जो टाइम पीरियड मिलता है वो हमें अप्रोक्स 1133 से लेकर के और 1150 तक मिलता है। तो अगला शासक रहेगा अर्णोराज। अजमेर के दुर्ग में इसका राज्याभिषेक हुआ। (1133 ईस्वी में। कब हुआ? 1133 ईस्वी के आसपास इसका अजमेर में क्या हो जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है और ये गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन उस समय क्या था, अर्णोराज और एक चालुक्य राजा था सिद्धराज जयसिंह, इसके मध्य में अपने राज्य विस्तार को लेकर के मतभेद हो रखा था। तो कौन था, एक तो अर्णोराज था और एक था सिद्धराज जयसिंह। ये चालुक्य राजा था। इन दोनों में क्या था, मतभेद था। किस लिए था मतभेद? साम्राज्य विस्तार को लेकर के। दोनों एक दूसरे की शक्ति को खत्म करना चाहते थे, दोनों को मतभेद था। और क्या हुआ कि 1134 ईस्वी में इस सिद्धराज जयसिंह ने, जो कि चालुक्य वंश का शासक है,
अजमेर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन इस आक्रमण में क्या हुआ, अड़ोराज की विजय हो जाती है। इसने क्या किया, 1133 अप्रोक्स 1134 ईस्वी में, 33 की तो इसकी राज्याभिषेक की घटना है, अतः 1134 में सिद्धराज ने अजमेर पर आक्रमण किया, परंतु हार गया। यानी कि अड़ोराज ने क्या किया, उस आक्रमण को विफल कर दिया। अब जब ये हार गया तो हारने के बाद क्या हुआ, इनके बीच में एक संधि हुई। क्या हुई, हारने के बाद में इनके मध्य में संधि हुई, ठीक है। और संधि के अंतर्गत क्या हुआ था कि चालुक्य राजा जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अड़ोराज के साथ कर दिया था। इस संधि के अंतर्गत, ठीक है, क्या हुआ था, सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किसके साथ में कर दिया, अर्णोराज के साथ में कर दिया था। बोलो यस और नो, यहां तक की बात क्लियर समझ में आ गई। ऐसे बैठे रहते हो तुम लोग क्लास में और रिप्ले नहीं देते हो मुझे, फटाफट से बताओ बात समझ में आ गई कि अर्णोराज ने किस तरीके से कांचन देवी से विवाह किया। इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया हुआ था। तो अर्णोराज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे चलेगी। अभी तो घर बसा है बंदे का, है विवाहित तो हुआ है, तो अभी तो इसकी कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक कहानी इसकी आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि क्या था, इसका एक पुत्र था जगदेव, उस जगदेव ने इसकी हत्या कर दी थी। और जब इसके पुत्र जगदेव ने इसकी हत्या कर दी तो इसके पुत्र जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहते हैं। इसने पुष्कर में वराह का मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया था। देवबोध और धर्मघोष दो विद्वान थे जो इसके दरबार में रहते थे, प्रकंड विद्वान थे जो अर्णोराज के समकालीन थे। ये भी बात आपको याद रखनी है। और 1150 ईस्वी में इसकी हत्या हो गई थी। तो हम बात करेंगे इस अर्णोराज को लेकर के, थोड़ी सी चर्चाएं और करेंगे। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें लिखना है इसके बारे में वो है कि देवबोध एवं धर्मघोष दो प्रकांड विद्वान इसके दरबार में रहते थे। इसके पुत्र जगदेव ने 1150 में इसकी हत्या कर दी एवं सत्ता हत्या ली। अब ऐसा पहली बार हुआ। यस मंजिदा बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? नो सर। तुम लोग डायरेक्ट ऐसे ही फोन मिला देते हो? नहीं नहीं, मैं देख रही थी, वो हाथ पकड़ ली। पूछिए, पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ भाई, फैसिलिटी का आप फायदा इसी तरीके से ले सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो आप डिस्कस कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस जगदेव को क्या कहते हैं? इस जगदेव को चौहानों का
पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? चौहानों का पितृहंता कहते हैं। इसके बाद अगला जो शासक आएगा वो विग्रहराज चतुर्थ आएगा। जो इंपॉर्टेंट देखो शासक तो मैंने बहुत लिखा है, इसमें बहुत शासक हैं, सब नहीं पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट शासक पढ़ने। बीशल देव विग्रहराज चतुर्थ 1153 से 63 तक आएगा। अगला जो शासक आएगा उसे हम बीशल देव या फिर विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जानते हैं। 1153 से और 1163 तक इसका शासन रहेगा। ये विद्वान व्यक्ति था। अगला शासक कौन आ जाएगा? बीशल देव आ जाएगा। ये अपने पिता के हत्यारे जगदेव को गद्दी से हटा करके स्वयं 1155 में गद्दी पर बैठ गया, यानी कि इसने ही तो अपने पिता की हत्या की थी। तो बीशल देव ने इसने 1153 के आसपास जगदेव को हटाकर सत्ता हथिया ली या हासिल कर ली। ठीक है, इसे हटा दिया। इसे विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। कवि बांधव भी इसकी उपाधि है, सत्ता हथिया ली। इसे विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव कहा जाता है। क्या उपाधि है इसकी? कवि बांधव। और कवि बांधव इसकी उपाधि क्यों है? क्योंकि विद्वानों का संरक्षण करता हुआ करता था। बड़े बड़े विद्वानों को इसने संरक्षण दिया हुआ था। इसके बाद आगे बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। शिवालिक पहाड़ी से लेकर के सहारनपुर तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इसका साम्राज्य कहां फैला हुआ था? शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर के और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। विग्रहराज ने क्या किया था कि जो गजनी का शासक था एक, ठीक है, जिसका नाम था अमीर खुसरो शाह, इसको हरा करके हिंदू राजाओं को गजनी के शासन से मुक्ति दिलवाई थी। ये इसकी एक प्रमुख विशेषताओं में गिना जाता है। जो अमीर खुसरो शाह था, विग्रहराज ने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को हराकर हिंदू राजाओं को गजनी के शासन से मुक्ति दिलवाई थी। इसके अलावा विग्रहराज के बारे में बात करें तो इसने 1157 में दिल्ली का एक तोमर वंश का शासक था जिसका नाम था तंवर, उसको पराजित करके अपने साम्राज्य की ख्याति जो है उसको बढ़ाया था या उसका विस्तार किया था। तो अगला जो कॉन्सेप्ट था, विग्रहराज ने गजनी के शासक को परास्त किया
और दिल्ली के तोमर वंश के शासक तंवर को पराजित किया था। कब किया था? 1157 में। 1157 में इसने दिल्ली के तोमर वंश के शासक तंवर को पराजित किया था। दिल्ली के तोमर वंश के शासक तंवर को पराजित किया हुआ था। ये एक अच्छा विजेता भी था और अच्छा विजेता होने के साथ साथ साहित्य का प्रेमी था। साहित्य के संबंधित या किसी भी क्षेत्र से संबंधित विद्वानों का आश्रयदाता हुआ करता था, इसलिए इसे कवि बंधु कहा गया है। विग्रह मैंने बताया था कवि बंधु कहा गया है। स्वयं एक अच्छा विजेता था, साहित्य प्रेमी भी था। इसने स्वयं संस्कृत भाषा में हरकेली नामक नाटक की रचना की थी। स्वयं विद्वान था, संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक की रचना की। हरकेली नामक नाटक की रचना की थी। इसके दरबार में सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ रचा था? ललित विग्रह राज। ठीक है, सोमदेव के ग्रंथ का नाम क्या है? इसके दरबार में सोमदेव भी था, जिसने ललित विग्रह राज की रचना की हुई थी। सोमदेव की रचना है ललित विग्रह राज, तो ललित विग्रह राज की रचना सोमदेव ने की हुई थी। और नरपति नाल जिसने विशलदेव राजसो रचा था, वो भी इसके दरबार में हुआ करता था। इसके दरबार में नरपति नाल भी था, जिसने विशलदेव रासो की रचना की थी। और कवि बांधव इसको स्वयं कहते थे। हरकेली नाटक की इसने रचना की थी, मैंने आपको बताया था। इसने क्या किया था? अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया हुआ था। क्या करवाया था? इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। वही संस्कृत पाठशाला जिसे 2.5 दिन के नौपड़े में बदल दिया गया था। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसमें हरकेली नाटक की जो पंक्तियां हैं उनको दीवारों पर अंकित करवाया था। 1194 में क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके यहां पर एक मस्जिद बनवा दी थी, जिसे राजस्थान की पहली मस्जिद कहा जाएगा। यहां पर 2.5 दिन का, 2.5 का मतलब 2.5 दिन का, पंजाब शाह नाम के एक पीर थे, उनका एक उर्स लगता था, एक मेला लगता था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। आपने पढ़ा होगा बहुत पहले 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में। सुना है क्या इसके बारे में? बताओ। सो गए क्या? क्लास लेते लेते दोपहर का वक्त है, ऐसा तो नहीं नींद वींद आ गई हो आपको? हाँ, कहाँ हो सब लोग? तो 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हमने तो ऐसे जाना था
इसका निर्माण 2.5 दिन में हो गया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। ऐसा नहीं था। इसमें क्या था, कहानी किस तरीके से थी कि यहाँ पर पंजाब शाह नाम के एक पीर बाबा थे, उनका एक मेला लगता था। उस मेले का जो टाइम था वो 2.5 दिन था, इस कारण से इसको 2.5 दिन कहते थे। ठीक है, तो इसने इसका निर्माण करवाया। इस संस्कृत पाठशाला की दीवार पर या दीवारों पर हरकेली नाटक उत्कीर्ण है। इसकी पंक्तियां क्या करवाई थी, उत्कीर्ण करवाई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, आज फोन बहुत आ रहे। क्या एरर आ रहा है, आप क्यों लाइव क्लास जो है ना, फिर देखते हैं। बाकी तो बच्चे हैं अभी लाइव क्लास में सब लोग। ठीक, चलिए, तो हम बात कर रहे थे इस पर, हरकेली नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। 1194 में इसे तुड़वाकर यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। यह राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। यह राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। यहां पर पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। उर्स का अर्थ मेला होता है, मेला भरता है। इस कारण से इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। नेटवर्क इश्यू मंजिदा आपके अपनी तरफ से होगा भाई, मेरी तरफ से तो देखो नेटवर्क इश्यू नहीं है। जितने बच्चे देख रहे हैं वो सबके पास क्लास बिल्कुल सही आ रही है। ओमकार, मंजिदा, प्रदीप, उर्मिला, रोशनी, नीलम, संजना, ये बच्चे अभी लाइव हैं। और बाकी किसी को आ रही है क्या दिक्कत, एक बार बताओ कमेंट्स करके। वॉइस और वीडियो तो क्लियर आ रहे हैं ना सबके पास, बताओ फटाफट से। चलिए आगे बात करते हैं।
विग्रहराज चतुर्थ ने टोंक जिले में विग्रहराज चतुर्थ ने टोंक जिले में राजमहल गांव के पास एक तालाब का निर्माण करवाया था जिसे बीसल सागर तालाब कहते हैं। ठीक है, सब सही चल रहा है। देखो नीलम कह रही है सर नहीं आ रहा, और ओमकार ने भी जवाब दिया है, सही है सब कुछ। मंजिदा एक बार आप वापस जाओ एप्लीकेशन से और वापस दोबारा लाइव क्लास में आओ, सब सही हो जाएगा। ठीक है, गांव के पास क्या था, बीसल सागर तालाब बनवाया था। बीसलपुर आज की डेट में इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसने अपने गुरु, इसके गुरु का नाम था धर्मघोष सूरी। इसने अपने गुरु धर्मघोष सूरी के कहने पर पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था अपने साम्राज्य में। कहने पर पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये जो व्यक्ति था विग्रहराज चतुर्थ, इसके बाद में अपर गांग नाम का एक व्यक्ति शासक बना था, लेकिन जगदेव को हटा करके विशलदेव आया था। तो जगदेव का एक पुत्र था जिसका नाम पृथ्वीराज द्वितीय रहेगा, उसने इस अपरांगक को हटा दिया, उसकी हत्या कर दी, और 1164 में पृथ्वीराज द्वितीय यहां पर शासक बन जाएगा। तो इसके बाद कौन आया, बात करेंगे। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपरांग नाम का शासक बना। हुआ, लेकिन विग्रहराज से पहले जगदेव पड़ा था। जगदेव के पुत्र जिसका नाम रहेगा पृथ्वीराज द्वितीय, मोहम्मद गौरी से युद्ध करने वाला ये नहीं था, वो पृथ्वीराज तृतीय आएगा। तो इस पृथ्वीराज द्वितीय ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी अपरांग की 1164 ईस्वी में। पृथ्वीराज द्वितीय ने 1164 में अपरांग की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। अपरांग की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। अब इस तरीके से 1164 तक का इतिहास इनका निकल के आ गया। ओके, प्रियंका कह रही है सर थैंक यू, ज्वाइन हो गया। यस, क्या इश्यू आया था प्रियंका बताओ। कॉल लगाया फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, हो गया ना ज्वाइन। तो इस तरीके से पृथ्वीराज द्वितीय जो है सत्ता में आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद की कहानी कैसे चलेगी, पृथ्वीराज द्वितीय जो है बहुत इंपॉर्टेंट शासक नहीं था, इसलिए इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अगला शासक 1169 से और अप्रोक्स लगभग 1177 के बीच में, क्या हो रहा है, किसी का कॉल कनेक्ट है क्या भाई? हेलो, डिस्टरबेंस हो रहा है।
प्रियंका आपका कॉल कनेक्ट है तो उसको समाप्त कर दीजिए। अरे मुझे सुन पा रहे हो क्या? यस नो में जवाब दो। हेलो, इसमें वॉइस आ रही है बेटा, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, सबको परेशान कर दिया। एक बार प्रियंका क्लास से बाहर निकल जाओ, दोबारा क्लास में आओ। चलिए या फिर एक काम कर लेते हैं, ये डिस्टरबेंस रहेगा ऐसे ही। सोमेश्वर तक हम लोगों ने पढ़ लिया आज। सोमेश्वर के बाद कल की क्लास कर लेंगे, 1 घंटे 10 मिनट की क्लास वैसे भी हो गई आज। अभी एक थोड़ी सी बात मुझे आपसे करनी है कि यहाँ पर ये जो हिस्ट्री की क्लास आपकी चल रही है, ठीक है, हिस्ट्री की जो क्लास है इसके लिए हमें 2 समय निर्धारित करने हैं, ठीक है। 2 समय में से एक समय तो जो आपका चल रहा है ये 12 बजे वाला, इसी को हम लोग फाइनल करते हैं और इसमें ये जो राजपूत काल वाला कॉन्सेप्ट है इसको अपन रेगुलर लेके चलते हैं, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत है क्या बताओ? इसके अलावा मैं सोच रहा हूं इसके लिए कि अपन शाम के समय में एक इसका टाइम और फिक्स कर लें, ठीक है। शाम को 1 घंटे की क्लास और ले लेते हैं और उस शाम को 1 घंटे में राजपूत काल जहां समाप्त होगा, दिल्ली सल्तनत की जहां स्थापना होगी, वहां से हमें इसको स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो 2 क्लास एक साथ चलेंगी तो इस कोर्स को हम लोग क्या है कि जल्दी से समाप्त कर लेंगे। समय हमारे सबके पास बहुत कम है। एक तो ये प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग क्या है, तो 2 घंटे तो ये क्लास हो गई आपकी। एक आपको पेपर 1 की क्लास, पेपर 1 में क्या है, कुछ यूनिट मैं स्वयं पढ़ाऊंगा आपके लिए, ठीक है। मुझे करानी है कुछ यूनिट्स, तो उनके लिए मैं आपसे टाइमिंग डिसाइड करना चाह रहा हूं। उनके लिए मैं सुबह का एक समय फिक्स चाहता हूं आपसे, 8 से 9 बजे के आसपास में ये टाइम मांग रहा हूं आपसे, 1 घंटे का, जिसमें मैं एक यूनिट स्टार्ट कर लूंगा। दूसरी कहानी क्या है इसमें, जैसे कंप्यूटर वाले सर ने कुछ यूनिट्स पढ़ाए थे, कंप्यूटर वाले सर की क्लास तो शाम को 5 बजे हो जाएगी एप्लीकेशन में लाइव। तो मेरे लिए आप लोग ये टाइम डिसाइड कर लो। मैंने बताया था थोड़ा सा फैमिलियर प्रॉब्लम चल रही है 1-2 दिन की, उनसे फ्री होकर के ये 12 बजे वाली क्लास तो अपन राजपूत काल कंटिन्यू कर लेते हैं, एक शाम के टाइम पर दिल्ली सल्तनत से आगे की हिस्ट्री भी स्टार्ट कर लेते हैं। बताओ आप तैयार हैं सब लोग इस तरीके से? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता सकता है। तो हम लोग कल मुलाकात करेंगे आपसे अगली, आज इतना ही रख लेते हैं इसको और उसके बाद में कल अपन बात करेंगे। 7 बजे के बाद का समय तो नहीं रहेगा ओमकार, 7 बजे से पहले का ही समय रहेगा यार, 6 से 7 हो सकता है समय। 7 बजे के बाद तो फिर मेरी यूट्यूब वाली क्लास भी तो होती है ना 9 बजे, उसमें डिस्टरबेंस आ जाएगा। इवनिंग में प्रियंका 6 से 7 देखेंगे इसको, 6 से 7 करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। मैं बता देता हूं आपको, तो 2-3 क्लासें चल जाएंगी। बस मैंने बताया था ना, अभी कल माताजी का ऑपरेशन करवाया था, आज भी सुबह मैं हॉस्पिटल से आया था और अभी 1 बजे इसीलिए क्लास मैंने ली थी। तो 1-2 दिन में पारिवारिक समस्याओं से निजात मिल जाएगा, उसके बाद अपन पूरे दिन और रात पढ़ने वाले हैं, बस ये मान लो। मैं इस स्टूडियो में पढ़ा रहूंगा आप सबकी सेवा करने के लिए। आप तो बस थोड़ा सा कोर्स को प्रमोट करिए, अगर वाकई में आपको अच्छा लग रहा है कि मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ वो एक लेवल का कंटेंट है, तो और लोगों को बताने का प्रयास करें ताकि और अधिक बच्चे हम लोगों से जुड़ सकें। और आपको लगता है कि नहीं सर कोई कमी है, तो उस कमी से आप मुझे अवगत कराइए, उसको मैं सुधारने का प्रयास करूंगा, उसको बढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच आप सबके लिए, बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बेस्ट ऑफ लक।